हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका करियर कॉन्वेंट के यूट्यूब चैनल पे। साथियों, आज का जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक होने वाला है उसका नाम है CQI 9 इम्प्लीमेंटेशन इन अ ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। तो आइए देखते हैं किस प्रकार एक ऑटोमोटिव कंपनी ने अपने यहाँ CQI 9 ऑडिट को इम्प्लीमेंट किया और CQI 9 की हेल्प से अपने हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस को इम्प्रूव किया। आइए इस स्टडी को समझते हैं। सबसे पहले हम कंपनी के बैकग्राउंड की बात कर लेते हैं। यह कंपनी एक ऑटोमोटिव कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और इस कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो ट्रांसमिशन शाफ्ट्स एंड गियर्स हैं। कंपनी के पास कार्बोराइजिंग, क्वेंचिंग और टेम्परिंग के प्रोसेस हैं और कंपनी के पास IATF 16949 सर्टिफिकेशन भी है। तो इस स्टडी को बेहतर तरीके से समझने के लिए मैंने यहाँ पे ट्रांसमिशन शाफ्ट और गियर्स के फोटोग्राफ्स भी लगाए हुए हैं। आइए देखते हैं इस कंपनी के सामने क्या चैलेंजेस थे। कंपनी के सामने इनकंसिस्टेंट हार्डनेस के इश्यूज थे। कंपनी का रिजेक्शन PPM 1800 प्लस था और कंपनी में पुअर प्रोडक्ट ट्रेसेबिलिटी के इश्यूज थे। कंपनी ने जब यह निश्चय किया कि हम अपने यहाँ पे CQI 9 ऑडिट को इम्प्लीमेंट करेंगे, तो उन्होंने इसके साथ अपने कुछ ऑब्जेक्टिव भी बनाए। आइए देखते हैं उनके ऑब्जेक्टिव क्या थे। उनका जो पहला ऑब्जेक्टिव था वो था इम्प्रूव हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस क्वालिटी। जी हाँ, यहाँ पे वो बात कर रहे थे कि वो अपने हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस क्वालिटी को इम्प्रूव करेंगे। सेकंड जो ऑब्जेक्टिव उन्होंने लिया था वो था एंश्योर कंप्लायंस विद द CQI 9। उन्होंने यहाँ पे यह बात की कि CQI 9 के अकॉर्डिंग जो भी प्रोसेस की रिक्वायरमेंट्स हैं, जो भी प्रोसेस की कंप्लायंस है, वे उसे पूरा करेंगे। और तीसरा जो उनका ऑब्जेक्टिव था वो था प्रोडक्ट ट्रेसेबिलिटी को स्ट्रेंथन करेंगे। कंपनी ने सबसे पहले अपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट को लिखा। आइए देखते हैं उनका प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या था। नॉन यूनिफॉर्म हीट ट्रीटमेंट रिजल्ट्स लीडिंग टू कस्टमर रिजेक्शंस एंड इंटरनल स्क्रैप। कंपनी ये बात कर रही थी कि नॉन यूनिफॉर्म हीट ट्रीटमेंट की वजह से उनके शॉप फ्लोर पे कस्टमर का स्क्रैप्स काफी बढ़े हुए थे और इसके अलावा उन्हें कस्टमर की तरफ से रिजेक्शंस भी काफी आ रहे थे। कंपनी ने CQI 9 को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक प्लान बनाया। आइए देखते हैं उनका प्लान क्या था। कंपनी ने पहले स्टेप में टीम फॉर्मेशन और ट्रेनिंग की बात की। उनका जो सेकंड स्टेप था वो था हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस था इनिशियल असेसमेंट। थर्ड स्टेप में कंपनी ने हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस में CQI 9 ऑडिट के जरिए गैप आइडेंटिफिकेशन की बात की और फोर्थ स्टेप में करेक्टिव एक्शंस की बात की गई। फिफ्थ स्टेप में कंपनी ने फर्नेस क्लासिफिकेशन की बात की और सिक्स्थ स्टेप में फाइनल रीअसेसमेंट की बात की गई। सेवेंथ स्टेप में की कंट्रोल इंप्रूवमेंट्स को मैप करने की बात की गई और एट्थ स्टेप में CQI 9 से जो कंप्लायंस इंप्रूव होने वाले थे उससे होने वाले बेनिफिट्स की बात कही गई। नाइन्थ स्टेप में कंपनी ने CQI 9 के जरिए जो इंप्रूवमेंट्स हुए उससे होने वाली कॉस्ट सेविंग की बात कही और 10th स्टेप में की टेकअवेज की बात कही गई। कंपनी ने फर्स्ट स्टेप में 8 लोगों की एक टीम बनाई और उन्हें CQI 9 की ट्रेनिंग दी गई। उन्हें यह बताया गया कि CQI 9 एक सिस्टम असेसमेंट प्रोसेस है जो कि हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस का असेसमेंट करता है और इसे ऑटोमोटिव इंडस्ट्री एक्शन ग्रुप AIAG के द्वारा बनाया गया है। यह असेसमेंट सिस्टम ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में और अदर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में काफी पॉपुलर है। इसका उद्देश्य कंसिस्टेंसी और रिलायबिलिटी को कंफर्म करना होता है। 2020 में इसका न्यू रिवीजन आया है जो कि इसका फोर्थ रिवीजन है। CQI 9 की लेटेस्ट ऑडिट चेकशीट इसी एडिशन के हिसाब से फॉलो की जाती है। आइए CQI 9 चेकलिस्ट के बारे में थोड़ा और समझते हैं। ताकि बताया गया है कि एक सेल्फ असेसमेंट टूल है जो कि हीट ट्रीटमेंट सिस्टम का ऑडिट करने के लिए बनाया गया है और यह चेकलिस्ट यह देखती है कि आपका हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस कितना कैपेबल, स्टेबल और कंट्रोल है। और इसके अलावा यह चेकशीट ये भी कंफर्म करती है कि आपका प्रोसेस कितना कस्टमर स्पेसिफिक है और यह कितना IATF 16949 की रिक्वायरमेंट्स को फॉलो करता है। आइए CQI 9 चेकलिस्ट को थोड़ा और बेहतर तरीके से समझते हैं। इस चेकलिस्ट का पहला सेक्शन मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी और क्वालिटी प्लानिंग की बात करता है। इसमें कुछ ऑडिट क्वेश्चंस होते हैं और उनके रिस्पॉन्स में यस, नो या नॉट एप्लीकेबल में आंसर देना होता है। जैसे कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड क्वालिटी प्लानिंग में कुछ इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। इज देयर अ डॉक्यूमेंटेड क्वालिटी सिस्टम? इज CQI 9 इंक्लूडेड इन द इंटरनल ऑडिट प्लान? आर रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस कंट्रोल डिफाइंड?
जो इसका अगला सेक्शन है वो प्रोसेस वॉक थ्रू एंड कंट्रोल की बात करता है, और उसमें जो क्वेश्चंस आते हैं वे होते हैं, आर बैच प्रोसेस प्रॉपर्ली कंट्रोल्ड एंड डॉक्यूमेंटेड, इज देयर ट्रेसेबिलिटी फ्रॉम रॉ मटेरियल टू फिनिश पार्ट। अगला सेक्शन हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस टेबल्स की बात करता है, और उसमें जो क्वेश्चन होता है वो कुछ इस तरह से होता है, आर हीट ट्रीट पैरामीटर्स क्लियरली डिफाइंड एंड फॉलोड। अगला सेक्शन प्रोसेस मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल की बात करता है, और उसमें जो क्वेश्चंस होते हैं वो होते हैं, आर ऑल क्रिटिकल पैरामीटर्स मॉनिटर्ड, इज एसपीसी यूज फॉर की करेक्टरिस्टिक। अगला सेक्शन टेस्टिंग एंड इंस्पेक्शन की बात करता है, और उसमें जो क्वेश्चंस होते हैं वो होते हैं, आर पार्ट्स टेस्टेड फॉर हार्डनेस एंड केस डेप्थ, आर टेस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन्ड एंड रिव्यूड। नेक्स्ट सेक्शन पायरोमीट्री की बात करता है, और उससे जो क्वेश्चंस होते हैं वे होते हैं, आर सेट एंड टीयूएस परफॉर्म एज पर शेड्यूल, इज थर्मोकपल ट्रेसेबिलिटी मेंटेन्ड। अगला सेक्शन इक्विपमेंट मेंटेनेंस की बात करता है, जहां पे क्वेश्चंस होते हैं, आर प्रिवेंटिव मेंटेनेंस शेड्यूल फॉलोड, आर कैलिब्रेशन रिकॉर्ड्स अप टू डेट। अगला सेक्शन डॉक्यूमेंटेशन की बात करता है, उसमें क्वेश्चन होता है, आर ऑल हीट ट्रीट रिकॉर्ड्स रिटेन्ड एज पर द रिक्वायरमेंट्स। नेक्स्ट सेक्शन ट्रेनिंग की बात करता है, और उसका क्वेश्चन होता है, आर ऑपरेटर ट्रेन्ड एंड कॉम्पिटेंसी वेरीफाइड। सबसे जो लास्ट सेक्शन होता है वो पैकेजिंग एंड शिपिंग की बात करता है, और उसमें जो क्वेश्चन होता है वो होता है, आर हीट ट्रीटेड पार्ट्स प्रॉपर्ली लेबल्ड एंड स्टोर्ड। एक बार टीम की कंप्लीट ट्रेनिंग होने के पश्चात यह निश्चय लिया गया कि अब शॉप फ्लोर पे ऑडिट को करना है। अप्रैल 2025 में इस ऑडिट को शॉप फ्लोर पे किया गया। देखिए, ये शीट हमें बताती है कि उनके ऑडिट में क्या स्कोर्स डिफरेंट सेक्शन से अगेंस्ट में मिले थे। मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी में टोटल 10 क्वेश्चन होते हैं, और यहाँ पर 5 रिक्वायरमेंट्स को उन्होंने कंफर्म किया था, 2 रिक्वायरमेंट्स पार्शियल कंफर्म थी, और 3 रिक्वायरमेंट्स नॉन कंफर्मिंग थी, जिसकी वजह से मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी में उनका स्कोर केवल 60% था। सिमिलर वे में प्रोसेस कंट्रोल की बात करते हैं, यहाँ पे 18 क्वेश्चन थे, 8 रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल किया गया था, 3 रिक्वायरमेंट्स पार्शियल फुलफिल थी, और 7 रिक्वायरमेंट्स नॉन कंफर्मिंग थी, जिसकी वजह से ऑडिट स्कोर 50% था। सिमिलर वे में इक्विपमेंट कैपेबिलिटी में टोटल 14 क्वेश्चंस थे, और उनका जो स्कोर अचीव हुआ था वो 57% था। पायरोमेट्री की बात करते हैं, यहाँ पे टोटल 22 क्वेश्चंस थे, और टीम को 55% स्कोर। मिशनल मॉड्यूल्स बैच टाइप फर्नेस की बात करते हैं, यहाँ पे टोटल 8 क्वेश्चंस थे, और टीम ने केवल 50% स्कोर किया था। जोड़ देते हैं और फाइनल स्कोर देखते हैं, तो टोटल 72 क्वेश्चंस में 33 रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल किया गया था, 12 रिक्वायरमेंट्स पार्शियल फुलफिल थी, और 27 ऐसी रिक्वायरमेंट्स थी जो शॉप फ्लोर पे फॉलो नहीं की जा रही थी, जिसकी वजह से इस प्रोसेस में कंपनी को केवल 56% का स्कोर मिला था। देखिए, सेक्शन 2.3.1 की बात करते हैं, जहां पे नॉन कन्फर्मिटी थी, प्रोसेस कंट्रोल प्लान नॉट अपडेटेड, और यहाँ पे यह देखा गया था कि उनका जो कंट्रोल प्लान था वो 2 साल पहले अपडेट हुआ था, उसके बाद उसमें कोई भी अपडेट नहीं था। अगला जो मेजर गैप मिला था, नो टीयूएस टेम्परेचर यूनिफॉर्मिटी सर्वे कंडक्टेड। उन्होंने अपनी फर्नेसेस का टीयूएस नहीं कराया था, और रीजन ये था कि जब से फर्नेस लगाई गई थी कभी भी उनका टीयूएस नहीं किया गया था। अगेन मेजर गैप्स था, बायोमेट्रिक रिकॉर्ड्स मेंटेन नहीं किए गए थे, और जिसका रीजन था कि उन्होंने कभी भी अपनी फर्नेसेस में एसएटी या टीयूएस नहीं किया था। अगला जो मेजर गैप था वो था लैक ऑफ रिएक्शन प्लान फॉर हीट ट्रीटमेंट और हीट ट्रीट डेविएशंस, और इसका रीजन था कि जो भी करेक्टिव एक्शंस लिए गए थे वो कभी भी डॉक्यूमेंटेड नहीं किए गए थे। अगला मेजर गैप था कि उनके ऑडिट प्लान में सीक्यूआई 9 को इंक्लूड नहीं किया गया था। अगेन एक मेजर गैप था कि उन्होंने अपने फर्नेसेस में लोडिंग पैटर्न को डिफाइन नहीं किया था, और लोडिंग पैटर्न ऑपरेटर डिपेंडेंट था। इसका मतलब यह था कि डिफरेंट शिफ्ट में ऑपरेटर अपने हिसाब से फर्नेसेस में मटेरियल की लोडिंग करते थे। अगला गैप था थर्मोकपल्स नॉट आइडेंटिफाइड, और इसका रीजन था कि उनके यहाँ पे थर्मोकपल्स का कोई भी ट्रेसेबिलिटी। अगला गैप था क्वेंच एजिटेशन नॉट मॉनिटर्ड, जिसका रीजन था कि क्वेंच फर्नेस में मैनुअल स्विचेस का यूज था, और उन्होंने टेम्परेचर का कोई भी लॉग मेंटेन नहीं किया था। आइए समझते हैं 56% स्कोर होने का क्या मीनिंग था। कंप्लायंस लेवल पे उनको इम्प्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट थी। कस्टमर की बात करें तो प्रोसेस में हाई वेरिएबिलिटी होने की वजह से हीट ट्रीटमेंट फेलियर होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस थे। सर्टिफिकेशन रिस्क की बात करें तो उनका प्रोसेस आईएटीएफ या कस्टमर स्पेसिफिक ऑडिट्स के लिए प्रिपेयर नहीं था।
अब रिक्वायरमेंट थी एक्शन लेने की। टीम ने यह डिसाइड किया कि जो भी गैप्स या एनसीज मिली हैं, उसे क्लोज करेंगे और अगले 3 महीने के बाद दोबारा अपने प्रोसेस का री-ऑडिट करेंगे। आइए देखते हैं टीम ने क्या करेक्टिव एक्शंस लिए। पायरोमेट्री ओवरड्यू, इसका रीजन था क्योंकि इसका कोई शेड्यूल ही नहीं था। करेक्टिव एक्शन लिया गया कि एक प्रॉपर शेड्यूल बनाया जाएगा, कैलेंडर बनाया जाएगा और इसे एआरपी से इंटरलिंक किया जाएगा। नो टीयूएस, क्योंकि इसका कोई भी प्रोसीजर अवेलेबल नहीं था। डिसाइड किया गया कि एक एसओपी बनाई जाएगी और एनुअल सर्विस के थ्रू टीयूएस कराया जाएगा। नो एसएटी, शॉप फ्लोर पर टीम को इसकी अवेयरनेस ही नहीं थी, तो ट्रेनिंग को प्लान किया गया। नो आइडेंटिफिकेशन, इसका रीजन था कि इसका कोई सिस्टम ही अवेलेबल नहीं था। थर्मोकपल्स के आइडेंटिफिकेशन के लिए लॉगबुक्स और बारकोड्स का यूज करने का निश्चय लिया गया। मैनुअल कंट्रोल ऑन फर्नेसेस, यह निश्चय किया गया कि मैनुअल कंट्रोल को कम किया जाएगा, जिसके लिए मशीन पे सेंसर्स लगाए जाएंगे और इनलाइन प्रोब्स और स्काडा की हेल्प से मशीन की ऑनलाइन मॉनिटरिंग की जाएगी और मैनुअल प्रोसेस को ऑटोमेटेड प्रोसेस में कन्वर्ट किया जाएगा। करेक्टिव एक्शंस के बाद अब बारी थी फर्नेस को क्लासिफाई करने की, क्योंकि सीक्यूआई 9 में यह एक इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है कि आपको अपनी फर्नेस को क्लासिफाई भी करना होता है। आइए देखते हैं टीम ने किस तरह अपनी फर्नेस को क्लासिफाई किया। सीक्यूआई 9 स्टैंडर्ड्स के हिसाब से फर्नेस का क्लासिफिकेशन किया गया। टीयूएस में यह देखा गया कि फर्नेस का टेम्परेचर वेरिएशन प्लस माइनस 6 डिग्री में था और एसएटी में यह निश्चय किया गया कि फर्नेस पे कंट्रोल सिस्टम को एक्यूरेट बनाया जाएगा। टीयूएस और एसएटी के बाद उन्होंने अपनी फर्नेसेस को क्लासिफाई किया। कार्बोराइजिंग फर्नेस की बात करते हैं। कार्बोराइजिंग फर्नेस को क्लास 2 दिया गया क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर का वेरिएशन प्लस माइनस 6 डिग्री में था और सिमिलर वे में टेम्परिंग फर्नेस को क्लास 3 दिया गया क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर का वेरिएशन प्लस माइनस 8 डिग्री सेंटीग्रेड था। आइए समझते हैं फर्नेस को क्लासिफाई करने के क्या बेनिफिट्स होते हैं। एंश्योर कंसिस्टेंट प्रोडक्ट क्वालिटी, जी हाँ, एक बार जब आप अपनी फर्नेस को क्लासिफाई कर देते हैं तो आपको एक कंसिस्टेंट प्रोडक्ट क्वालिटी मिलती है। आपकी सीक्यूआई 9 ऑडिट के कंप्लायंस की जो रिक्वायरमेंट होती है वो भी फुलफिल होती है और वेरिएशन और रिवर्क के जो चांसेस हैं वो भी मिनिमाइज होते हैं। केस स्टडी को बेहतर तरीके से समझने के लिए आपको ये जानना होगा कि पायरोमेट्री होती क्या है। ठीक है, पायरोमेट्री का मतलब होता है हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस में जो फर्नेसेस हम यूज करते हैं उनमें टेम्परेचर का मेजरमेंट और कंट्रोल। इसका मतलब यह है कि हमें अपनी फर्नेसेस के टेम्परेचर का मेजरमेंट करना है और उसे कंट्रोल करना है। इस पूरे प्रोसेस को ही पायरोमेट्री कहा जाता है। सीक्यूआई 9 हीट ट्रीटमेंट सिस्टम असेसमेंट में पायरोमेट्री एक क्रिटिकल सेक्शन है जो ये इंश्योर करता है कि आपकी फर्नेस एक्यूरेटली और कंसिस्टेंटली ऑपरेट हो, जिससे कि मेट्रोलॉजिकल रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो पाए। आइए देखते हैं पायरोमेट्री के की एलिमेंट्स क्या होते हैं। पायरोमेट्री थर्मोकपल्स के आइडेंटिफिकेशन की बात करता है। थर्मोकपल वो डिवाइसेस होती हैं जो फर्नेस के अंदर लगी होती हैं और टेम्परेचर को मॉनिटर करती हैं। इसके अलावा कंट्रोलर्स की बात होती है। कंट्रोलर वो डिवाइस है जो सेट टेम्परेचर को मेंटेन और रेगुलेट करती है। चार्ट रिकॉर्ड्स, डेटा लॉगर्स, ये एक्चुअल टेम्परेचर को रिकॉर्ड करते हैं और डेटा को असेसमेंट के लिए सेव करते हैं। यूनिफॉर्मिटी सर्वे होता है जो ये कंफर्म करता है कि फर्नेस के हर जोन में यूनिफॉर्म हीटिंग अवेलेबल हो। एसएटी सिस्टम एक्यूरेसी टेस्ट, यह इंश्योर करता है कि थर्मोकपल और फर्नेस के अदर इंस्ट्रूमेंट्स आपको एक्यूरेट रीडिंग दें। कैलिब्रेशन, यह इंश्योर करता है कि फर्नेस के सारे सेंसर्स और इंस्ट्रूमेंट्स कैलिब्रेटेड हों और उनकी स्टैंडर्ड्स के हिसाब से प्रॉपर ट्रेसेबिलिटी हो। सारे एक्शंस लेने के पश्चात कंपनी ने 3 महीने के बाद रीअसेसमेंट का प्लान किया। असेसमेंट वर्जन सीक्यूआई 9 रिवीजन 4 लिया गया। जुलाई 2025 में री ऑडिट को प्लान किया गया। इंटरनल सीक्यूआई 9 सर्टिफाइड ऑडिटर को यह रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि वे ऑडिट को कंडक्ट करें और ऑडिट स्कोप में ट्रांसमिशन गियर की हीट ट्रीटमेंट लाइन को लिया गया। इस लाइन में कार्बोराइजिंग, क्वेंचिंग और टेम्परिंग फर्नेस आती थी। यहाँ पे हम समझते हैं
कि जो एनसीज को क्लोज किया गया और उसकी इफेक्टिवनेस को वेरीफाई किया गया, वह किस तरीके से किया गया। पहली एजेंसी पायरोमेट्री नॉट कैलिब्रेटेड, इसके लिए यह निश्चय किया गया कि कैलिब्रेशन स्टिकर्स को अपडेट किया जाएगा, रिकॉर्ड्स को मेंटेन किया जाएगा और 6 मंथ्स के लिए इन रिकॉर्ड्स को रिटेन किया जाएगा। नो एसएटी परफॉर्म, इसके लिए यह निश्चय किया गया कि एसएटी के रिकॉर्ड्स को ट्रेसेबल बनाया जाएगा और रिटेन किया जाएगा। आउटडेटेड कंट्रोल प्लान, न्यू ऑडिट के हिसाब से कंट्रोल प्लान को रिवाइज किया गया और नए रिवीजन फिफ्थ के हिसाब से डॉक्यूमेंट्स को बनाया गया। रीअसेसमेंट ऑडिट के पश्चात कंट्रोल प्लान को अपडेट किया गया और क्यूएन प्रोसेस हेड ने उस पर साइन किए। नो बैच ट्रेसेबिलिटी, सारे प्रोसेस होने वाले बैचेस की रिपोर्ट्स बनाई गई और उनको थर्मोकपल की आईडी और हार्डनेस के साथ लिंक किया गया। नो डॉक्यूमेंटेड ऑपरेटर ट्रेनिंग, ट्रेनिंग के रजिस्टर्स बनाए गए और उनको रिटेन किया गया। आइए उनकी रीअसेसमेंट ऑडिट शीट के स्कोर को समझते हैं। मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी सेक्शन में टीम को 10 आउट ऑफ 10 नंबर मिले थे, जिसका मतलब था उनका यहाँ पे स्कोर 100% था। प्रोसेस कंट्रोल सेक्शन में टोटल 18 क्वेश्चंस में से 17 क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट को फुलफिल किया गया था, जिसकी वजह से ऑडिट स्कोर 97% था। इक्विपमेंट कैपेबिलिटी की बात करते हैं। टोटल 14 क्वेश्चंस में से 13 क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट को फुलफिल किया गया था और यहाँ पे ऑडिट स्कोर 96% था। पायरोमेट्री की बात करते हैं। आउट ऑफ 22 क्वेश्चंस 19 क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट को फुलफिल किया गया था, जिसकी वजह से ऑडिट स्कोर 93% था। ऑप्शनल मॉड्यूल बैच फर्नेस, आउट ऑफ 8 6 क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट को फुलफिल किया गया था, जिसकी वजह से ऑडिट स्कोर 81% था। अगर हम इस टोटल ऑडिट शीट को सम अप करते हैं तो देखते हैं कि आउट ऑफ 72 क्वेश्चंस 65 क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट को फुलफिल किया गया था, 6 क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट को पार्शियल फुलफिल किया गया था और केवल एक क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट में नॉन कंफर्मिटी मिली थी, जिसकी वजह से फाइनल स्कोर 91% मिला था। आइए देखते हैं शॉप फ्लोर पे क्या की इंप्रूवमेंट्स ऑब्जर्व हुए थे। इंटरनल ऑडिट सिस्टम की बात करें तो CQI 9 अब कंपनी की इंटरनल ऑडिट का पार्ट बन चुका था। TUS SAT अब उनके फर्नेस मेंटेनेंस के प्लान में थे। TUS को एनुअली और SAT को क्वार्टरली करने का निश्चय लिया गया था। कंट्रोल प्लान न्यू PFMA के हिसाब से और रियल टाइम इनपुट्स के हिसाब से चेंज हो चुके थे। थर्मोकपल ट्रेसेबिलिटी की बात करते हैं तो सीरियल नंबर लॉगिंग सिस्टम इंप्लीमेंट हो चुका था। क्वेंच पैरामीटर की बात करें तो यहाँ पे ऑटोमेटेड लॉगिंग स्टार्ट की जा चुकी थी और क्वेंच फर्नेस पे अलार्म सिस्टम भी इंप्लीमेंट हो चुका था। ऑपरेटर ट्रेनिंग की बात करें तो ऑपरेटर्स को ट्रेनिंग दी गई थी, उनके स्किल मैट्रिक्स को अपडेट किया गया था और टेस्ट के बेस पे उनको सर्टिफाई किया जाने लगा था। डेटा लॉगिंग में देखें तो अब स्काडा के थ्रू रियल टाइम बेसिस पे की पैरामीटर को लॉग किया जाने लगा था। एटमॉस्फेयर कंट्रोल की बात करें तो जो पहले मैनुअल एडजस्टमेंट थे वो ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट में कन्वर्ट हो चुके थे। ऑटोमेटिक कार्बन पोटेंशियल कंट्रोल्स विद अलार्म एस्टेब्लिश किया जा चुका था। आइए समझते हैं कि 91% कंप्लायंस होने के क्या बेनिफिट्स थे। कस्टमर पीपीएम को देखें तो उनका पीपीएम 1800 से 300 पे आ चुका था। इंटरनल रिएक्शन की बात करें जो कि पहले 4.5% था, अब वो 0.8% पे आ चुका था। ऑडिट रेडीनेस की बात करें तो उन्होंने IATF सर्विलेंस ऑडिट को सक्सेसफुली पास किया था, जिसमें उनकी कोई मेजर एनसी नहीं थी। रिस्क मिटिगेशन की बात करें तो इम्प्रूव ट्रेसेबिलिटी की वजह से अब मटेरियल रिकॉल के चांसेस मिनिमम हो चुके थे। कस्टमर ट्रस्ट को देखें तो इन सारे बेनिफिट्स की वजह से कस्टमर ने उन्हें प्रिफर्ड सप्लायर कैटेगरी में शामिल कर लिया था। इन सारे इंप्रूवमेंट्स के पश्चात हम ये देखते हैं कि CQI 9 में जो करेक्टिव एक्शंस लिए गए उससे उनको कॉस्ट सेविंग क्या मिली थी।
पैरामीट्रिक कैलिब्रेशन अडेरेंस की वजह से उनको 3 लाख की ईयरली सेविंग मिली थी, क्योंकि अब उनके पार्ट डिस्टॉर्शन एंड ओवरहीटिंग के इश्यू खत्म हो चुके थे। टीयूएस इम्प्लीमेंटेशन की बात करते हैं, तो यहाँ पे उनको कॉस्ट सेविंग 2.5 लाख की मिली थी, क्योंकि फर्नेस में यूनिफॉर्म हीटिंग होने की वजह से हार्डनेस के वेरिएशंस खत्म हो चुके थे। थर्मोकपल ट्रेसेबिलिटी की बात करते हैं, यहाँ पे कंपनी को 1.2 लाख की सेविंग हुई थी, क्योंकि प्री प्रोसेसिंग जो उनकी लगभग 10 प्लस बैचेस एनुअली थी, वो खत्म हो चुकी थी। एसएटी कंडक्टेड, यहाँ पे उनकी रिलायबिलिटी इंप्रूव हुई थी, जिसकी वजह से उनकी सेविंग 2 लाख थी, क्योंकि यहाँ पे अब उनके फर्नेसेस में जो मैल फंक्शन के इश्यू थे, वो पहले ही डिटेक्ट हो जाते थे, जिसकी वजह से उनकी फर्नेस ब्रेकडाउन में नहीं जाती थी। अपडेटेड कंट्रोल प्लान की बात करें, तो उनका पीपीएम रिड्यूस हुआ था, जिसकी वजह से उनको 4.5 लाख की एनुअल सेविंग मिली थी, क्योंकि इसका रीज़न ये था कि कस्टमर के जो रिएक्शंस थे, वे 70% तक ड्रॉप हो चुके थे। हार्डनेस लिंक्ड बैच रिकॉर्ड्स, यहाँ पे देखें तो यहाँ पे कंपनी को 1.8 लाख की सेविंग हुई थी, क्योंकि यहाँ पे अब उनके फुल बैच फेलियर की कंडीशन में क्वारंटीन नहीं होते थे। रीज़न ये था कि ट्रेसेबिलिटी की वजह से केवल फॉल्टी बैचेस को ही क्वारंटीन किया जाता था। ऑनलाइन कार्बन पोटेंशियल मॉनिटरिंग की बात करें, तो यहाँ पे कंपनी को 5 लाख की सेविंग देखने को मिली थी, क्योंकि यहाँ पर उनका कार्बोराइजिंग टाइम ऑप्टिमाइज़ हुआ था और गैस की लागत भी कम हुई थी। ऑपरेटर ट्रेनिंग की बात करें, ऑपरेटर ट्रेनिंग ऑन इमरजेंसी हैंडलिंग की बात करें, तो यहाँ पर कंपनी को 2.2 लाख की सेविंग देखने के लिए मिली थी, जिसका रीज़न था कि ऑपरेटर का जो रिएक्शन टाइम था, वो 50% तक इम्प्रूव हो चुका था। क्वेंच ऑयल टेम्परेचर कंट्रोल की बात करें, तो यहाँ पर कंपनी को 1.5 लाख की सेविंग देखने को मिली थी। रीज़न ये था कि उनके टूल रिग्राइंड और हीट ट्रीट रिवर्क के इश्यूज खत्म हो चुके थे। मंथली सीक्यूआई 9 रिव्यू की बात करें, तो यहाँ पर कंपनी को 2 लाख की सेविंग देखने को मिली थी, जिसका रीज़न था कि जो माइनर डेविएशंस थे, वे इनिशियल स्टेज में ही डिटेक्ट हो जाते थे और उस पर टीम काम करती थी। आइए देखते हैं इस पूरे प्रोजेक्ट में क्या इंपॉर्टेंट टेकअवेज रहे। पहला इंपॉर्टेंट टेकअवेज है, CQI9 enables डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी। जी हाँ, यहाँ पे बात हो रही है कि CQI9 की वजह से शॉप फ्लोर पे डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी आती है। रियल टाइम मॉनिटरिंग होने की वजह से बेटर क्वालिटी आपको देखने को मिलती है। इसका मतलब यहाँ पे यह है कि रियल टाइम कंट्रोल एक जिदोका की तरह काम करता है और फर्नेसेस पे अगर कुछ भी एबनॉर्मलिटी है, तो वो इनिशियल स्टेज में ही फाइंड आउट हो जाती है। टीम ओनरशिप इज की, यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात होती है कि टीम ने ओनरशिप ली और अपने सारी इश्यूज को रिजॉल्व किया। रेगुलर रिव्यूज सस्टेन परफॉर्मेंस, यहाँ पर यह बात होती है कि कोई भी प्रोसेस अगर हमारे रेगुलर रिव्यू में आता है, तो उसमें परफॉर्मेंस निश्चित ही बढ़ता है। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ CQI9 की यह केस स्टडी आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगी और इसकी हेल्प से आप अपने शॉप फ्लोर पे CQI9 ऑडिट प्रोसेस को इम्प्लीमेंट कर पाएंगे और इससे होने वाले बेनिफिट्स का लाभ लेंगे। अगर आपने CQI9 ऑडिट को अपने शॉप फ्लोर पे इम्प्लीमेंट किया है और आपको भी उससे कुछ बेनिफिट्स मिले हैं, तो आप कमेंट करके मुझे इसके बारे में बताइए। अगर ये केस स्टडी आपको अच्छी लगी है, तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। आने वाली किसी नई वीडियो में हम किसी नई केस स्टडी पे अपना डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।